हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। मैं हूं प्रियेश पारिक और आज की डेट है 5 सितंबर 2024 और आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी फर्स्ट टू क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे लास्ट क्लास में। एक था रूमी वन के बारे में। रूमी वन क्या आपको बताना था, क्या एक मिसाइल है, क्या रॉकेट लॉन्चर है, क्या सैटेलाइट है। और दूसरा था कि किस देश के द्वारा हाल ही में एक हीट रेजिस्टेंट राइस वैरायटी डेवलप की गई है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो था आपके लिए, व्हाट इज रूमी वन, राइट। देखिए, जो रूमी वन था, RUHMI, एक भारत का पहला रीयूजेबल यानी पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। अब इसकी खास बात क्या है, देखिए भारत का जो संस्थान है इसरो, उसके द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। ये तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप। तो स्पेस क्षेत्र, हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र में जो बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, उसका नाम है स्पेस इसका नाम है स्पेस जॉन डीयर। किस कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये कहां से लॉन्च हुआ है? तो सिर्फ ये कंपनी नहीं, इसने इसने कोलैबोरेशन किया है, यानी सहयोग लिया है किस कंपनी का? इसका नाम है मार्टिन ग्रुप। क्या नाम है? मार्टिन ग्रुप। मार्टिन ग्रुप के सहयोग से स्पेस जोन इंडिया, जो कि तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस सेक्टर में, उसने इसे लॉन्च किया है। और ये लॉन्च किया गया है ईस्ट कोस्ट बीच, जो कि है चेन्नई के पास। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें पीको सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, पीको प्लस जो क्यूब सैटेलाइट्स हैं, क्यूब सैट्स, इन्हें इसके अंदर लॉन्च किया गया है, राइट। जो क्यूब सैटेलाइट्स हैं, यानी मतलब छोटे आकार के, सूक्ष्म आकार के सैटेलाइट्स हैं, क्या काम होता है इनका? जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, उन्हें मॉनिटर करना, उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना, काम किसका है? पीको सैटेलाइट्स का। रूमी ध्यान रखिएगा, ना कि इसरो ना डीआरडीओ। इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है स्पेस जॉन इंडिया लिमिटेड, जो तमिलनाडु बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है भारत का। ये जो रॉकेट है हमारा, ये क्या है? एक प्रकार का हाइब्रिड से कहा गया है। हाइब्रिड मतलब इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होगा, ईंधन इस्तेमाल होगा, वो दो प्रकार का होगा। एक तो सॉलिड होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस प्रणव, और एक इस्तेमाल होगा इसके अंदर लिक्विड ऑक्सीडाइजर। क्या होगा? लिक्विड ऑक्सीडाइजर, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए से बोला हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी मतलब एक या एक से अधिक जो कंपोनेंट से उससे बना कोई उत्पाद होता है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड फ्यूल इंजन है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसमें किसी प्रकार का टीएनटी इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी जो वेपन है वो इसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई फ्यूल इस्तेमाल नहीं हुआ जिससे कि आग लगने की संभावना रहे। क्लियर? तो देयर इज नो टीएनटी यूज्ड इन दिस रॉकेट। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन था आपसे पूछा गया, वो था हीट रेजिस्टेंट हीट रेजिस्टेंट राइस, यानी तापरोधी चावल की किस्म किस देश के द्वारा हाल ही में डेवलप की गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसको डेवलप करने वाला देश है जापान। ठीक है, किसने किया इसको? जापान ने डेवलप किया है। और इस किस्म का नाम है एमी होकोरो। क्या नाम है इसका? एमी होको। या आप चावल की किस्म का नाम याद रखेगा कि एमी होकोरो किस्म एक तापरोधी चावल की प्रजाति है, राइस वैरायटी है, जो डेवलप की गई है बाय दी जापानीज साइंटिस्ट। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले कुछ समय में जापान में हमने देखा है कि हम ये जापान के वैज्ञानिकों ने पाया है कि जापान में तापमान बढ़ने से चावल का जो उत्पादन है वो उसमें कमी देखी गई है, यानी उसमें गिरावट देखी गई है राइस प्रोडक्शन में। उसी को दूर करने के लिए एमी होकोरो नाम से एक चावल की वैरायटी बनाई गई है, जो कि तापरोधी होगी, यानी अत्यधिक तापमान पर भी वो सस्टेन कर पाएगी, उसका प्रोडक्शन लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। क्लियर? अच्छा, आज की डेट है 5 सितंबर। आज आज के दिन का महत्व ये है, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस।
अभी में क्यों मनाते हैं? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस था। उस जन्म दिवस को या उस उनके जन्म की याद देती में हम ये सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1882 को, यानी 1882 में आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत हुआ था, राधा कृष्ण जी का देहांत हुआ है 17 अप्रैल 1975 को। क्लियर? और इन्हीं की याद में इनका जो शिक्षा क्षेत्र, राधा कृष्णन जी का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। वो फिलोसोफर रहे हैं, एक राइटर रहे हैं और एक शिक्षक भी रहे हैं। तो उसी की याद में हम मनाते हैं 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और ध्यान रखिएगा अब तक कुल 11 बार उनके नाम के लिए नोबेल प्राइज दिया जाए ऐसा प्रस्ताव सरकार ने रखा है, बट अभी तक उन्हें इस प्रकार का पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो हम बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में। So he was the most distinguished teacher in our country as well as a philosopher who wrote a book about the रविंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1917, यानी 1917 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की जो फिलोसॉफी क्या है उस पर पुस्तक लिखी थी इस नाम से। अच्छा, हम बात करते हैं कि ये भारत कह रहे हैं ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट 1952, यानी मई 1952 में जब पहली बार भारत में इलेक्शन हुए उस समय इन्होंने अराउंड 13 या 17 मई के आसपास भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और इन द ईयर 1962 सेकेंड बार यानी पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और सेकेंड टर्म जो शुरू हुआ था 1962 में, उस समय 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने का नाम दर्ज है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पक्ष में। अच्छा, इनके योगदान के लिए वर्ष 1931 में ब्रिटेन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था नाइटहुड के अवार्ड से। 1954 में इन द ईयर 1954 ही वाज अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया विच इज भारत रत्न। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया और 1963 में इन्हें मिला है ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्लियर? अब हमने बात की राधा कृष्णन जी के बारे में। अब थोड़ा जानते हैं कि इस जो शिक्षक दिवस है इसकी शुरुआत कब होती है। देखिए 1962 में जब राधा कृष्णन जी के शिष्यों ने, उनके जो डिसाइपल्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनका जन्मदिन या जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाए। तो उनका रिकमेंडेशन था कि ऐसा नहीं, अगर उन्हें मनाना ही है तो क्या मनाए, एज दी टीचर्स डे। और वहीं से शुरुआत होती है इन द ईयर 1962 कि हम 5 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, टीचर्स नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और इस दिन क्या होता है, भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं या राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर्स को यानी सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। और आज के दिन भी कुछ ऐसा होने वाला है। क्लियर? तो जो भी टीचर्स के नाम आएंगे, जो प्रोमिनेंट फिगर्स होंगे, वी विल ट्राई टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। अच्छा, एक बात और, जो विद्यार्थी नए इस क्लास से जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए न्यूज है कि अभी हाल ही में पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जब ये पैरा ओलंपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक डिटेल्ड क्लास लेकर आएंगे रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ पैरा ओलंपिक्स और भारत के अब तक क्या क्या अचीवमेंट रहे, कितने मेडल भारत को मिले हैं टिल टोक्यो पैरा ओलंपिक, और पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए, इसके बारे में अलग से हम क्लास बना लेंगे। राइट? तो उसके बारे में आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। पहला क्वेश्चन आज का, which team has clinched the 133rd इंडियन ऑयल डूरंड कप। देखिए डूरंड कप जो है भारत का फुटबॉल से संबंधित सबसे पुराना चैंपियनशिप है। डूरंड कप के बारे में प्रश्न पूछा है कि 133वां ऑयल इंडिया डूरंड कप किस टीम ने जीता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, केरला ब्लास्टर्स, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब और मोहन बागान। तो देखिए मोहन बागान जो है अब तक 17 बार 17 टाइम्स डूरंड कप जीतने का रिकॉर्ड किसका है, मोहन बागान का। 17 टाइम्स विनर रही है कौन सी टीम, मोहन बागान। ये 18वीं बार जीत सकते थे बट इनको हराया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा। क्लियर? तो पहला इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। अभी हुआ क्या है कि मोहन बागान सुपर जायंट टीम को फाइनल मैच हुआ था कोलकाता का जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है, जिसका आधिकारिक नाम क्या है, विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन। क्रीडांगन मतलब स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है उसे कहते हैं। तो विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन जिसे कहा जाता है सॉल्ट लेक स्टेडियम, ये कहाँ स्थित है, ये कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में अवस्थित है।
यहीं पर फाइनल मैच हुआ था और इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हराया मोहन बागान को और उनका पहला टूर्नामेंट टाइटल है ये। अब थोड़ी बात करते हैं डुरंड कप के बारे में। हमारे लिए जो टीम ने जीता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ ही इम्पोर्टेंट है कि डुरंड कप का इतिहास क्या है। तो भारत का सबसे पुराना द ओल्डेस्ट फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट ऑफ इंडिया इज दी डुरंड कप। ये शुरुआत कब होती है तो ध्यान रखिएगा, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1888 यानी 1888 में सर हेनरी मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा। देखिए डुरंड आपको नाम दिख रहा होगा सरनेम में, तो हेनरी मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। और वो मैच किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था इनिशियली प्लेड इन शिमला, शिमला के अंदर हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस, जो ब्रिटेन की अर्धसैनिक बल थे उनके साथ, सॉरी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, और दूसरा हुआ था ब्रिटिश इंडियन आर्मी यानी जो अंग्रेजों की भारतीय सेना थी उसके मध्य ये टूर्नामेंट हुआ था। और ब्रिटिश जो हेनरी मॉर्टिमर डुरंड थे ये भारत के विदेश सचिव थे, मतलब विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन टू इंडिया। ये कब से रहे थे 1884 से 1890, 10 साल के कार्यकाल के दौरान इन्होंने रहते हुए डुरंड कप की शुरुआत की थी। और एक टीम का नाम है रॉयल स्कॉट्स फ्यूजिलियर्स, रॉयल स्कॉट फ्यूजिलियर्स। ये टीम ऐसी है जो पहली टीम बनी है डुरंड कप को जीतने वाली इन द ईयर 1888। जो पहला टूर्नामेंट होता है उस समय ये, अब हम जानते हैं कि 17 बार जीता किसने, मोहन बागान ने। पहली बार किसने जीता है तो रॉयल स्कॉट्स फ्यूजिलियर्स टीम है जिसने 1888 में ये टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट हम बात करें मोहन बागान की, तो मोहन बागान सुपर जायंट यानी MBSG का नाम शॉर्ट नेम है, MBSG is the record 17 time Durand Cup winner in the history of this tournament। और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है, इसने जीता है 16 बार, 16 टाइम्स जीता है बार। और नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब में जीता है पहली बार टूर्नामेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन। विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विल हेल्ड इन विच स्टेट, यानी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2024 का किस राज्य में होने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर जो है इसका संबंध है बिहार से। ये जो टूर्नामेंट है ये होने वाला हॉकी का टूर्नामेंट, किसका टूर्नामेंट है, हॉकी का। ठीक है, तो द विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी ऑफ हॉकी, हॉकी का टूर्नामेंट है ये कहाँ होने वाला है, तो इट विल बी हेल्ड इन, अब बिहार में पर्टिकुलर कहाँ होगा हम आगे देखते हैं, राजगीर के अंदर कहाँ होगा, राजगीर प्लेस है। थोड़े दिन पहले अगर आपको पता हो तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या किसी न्यूज को लेकर राजगीर बड़ा न्यूज में रहा था, तो आप पता करिएगा, रिकॉल करने का प्रयास कीजिए राजगीर हाल ही में न्यूज में क्यों रहा है। तो देखिए हॉकी इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया दैट 8th विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 विल बिगिन एट राजगीर इन बिहार, और ये होने वाला है नवंबर के अंदर। कब से कब तक होगा, तो 11 नवंबर से 11th ऑफ नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। और ये जॉइंट एफर्ट यानी एक मिला जुला प्रयास है किसका, हॉकी इंडिया का और बिहार सरकार का। क्लियर, बिहार सरकार और हॉकी इंडिया मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि होने वाला है 11th to 20th नवंबर इन राजगीर ऑफ बिहार। पिछली बार कहाँ हुआ था, तो लास्ट ईयर जो हुआ था ये झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, लास्ट ईयर झारखंड में हुआ था। और इसमें कौन जीता था, तो जीता था इंडिया की भारतीय टीम ने चैंपियनशिप को, यानी 7th विमेन एशियन चैंपियनशिप किसने जीती है, भारत ने जीती है, जो कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। और 8वां होने वाला है बिहार के राजगीर में। हमारे लिए 2 नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ से, पहला है एशियन हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट, यानी एशियाई हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दैतो फ्यूमियो ओगुरा। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, मिस्टर दिलीप तिर्की जी। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले 2 या 3 दिन में, 1 या 2 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस नाम से आप अवेयर रहिएगा। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है मिस्टर डॉक्टर दिलीप तिर्की जी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एक पेड़ मां के नाम कैंपेन फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देखिए आप सभी जानते हैं एक पेड़ मां के नाम अभियान, ये हमने लॉन्च किया था 5th of June 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 जून जिसे हम मनाते हैं ऐसी एनवायरमेंट डे या पर्यावरण दिवस, उस दिन इसे लॉन्च किया है, जिसका नाम है एक पेड़ मां के नाम अभियान। हम चाहते हैं कि इसके अंदर सभी देश भारतीय नागरिक एक साथ मिलकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करें। तो ये इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली से। कहां से हुई है, इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली से। क्लियर, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च एक पेड़ मां के नाम अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5th of June, जो कि हम मनाते हैं एवरी ईयर। उन्होंने प्लांट किया पीपल ट्री, यानी पीपल का पौधा प्लांट किया कहां पर, बुद्ध जयंती पार्क, जो कि अवस्थित है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में स्थित बुद्ध जयंती पार्क है
वहीं से उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की है, पीपल का पौधा लगाकर। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ही हैड अर्ज्ड एवरीवन टू कंट्रीब्यूट टू अ बेटर फ्यूचर, बेटर प्लैनेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास, सतत विकास और बेहतर प्लैनेट की बेहतर, इस हमारी पृथ्वी ग्रह को बेहतर बनाने के लिए सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने स्तर पर, अपने एंड पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य करें। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ है, हम ये न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली पाया गया है कि इस कैंपेन के अंडर 52 करोड़ यानी 52 करोड़ सैपलिंग्स प्लांट की गई है। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड एक माइलस्टोन हमने अचीव किया, मील का पत्थर हमारे लिए। द कंट्री हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन इन द ट्री प्लांटेशन अंडर द एक पेड़ मां के नाम कैंपेन विद दी ओवर 52 करोड़ सैपलिंग ऑफ प्लांट्स। ये कब का डेटा है, ये 3 सितंबर तक की अचीवमेंट है भारत सरकार की अंडर दी एक पेड़ मां के नाम हुआ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत की गई थी ऑन दी 5th of June, which is celebrated as the वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। और अब हम बात करते हैं इस दिवस के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1972 में एक सभा आयोजित होती है जिसका नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी मानवीय पर्यावरण हेतु संबंधित एक स्टॉकहोम सम्मेलन होता है 1972 में। और उसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 5 जून को डिक्लेयर किया जाता है एज दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है उसको मनाते हैं हम इन दी ईयर 1973, 1973 में पहली बार मनाते हैं। इसकी घोषणा होती है 1972 में, 1973 में पहली बार हम मनाते हैं, जिसकी थीम थी, देखिए हर वर्ष क्या होता है, प्रतिवर्ष क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस पर एक नई थीम रखी जाती है। और उस वर्ष की पहली थीम थी, यानी पहली बार जो दिवस मनाया गया थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। क्लियर, कहीं ना कहीं वो शो करता है कि हमारे पास पृथ्वी ग्रह रहने लायक ग्रह एक ही है, और यदि उसका ही हम संवर्धन, उसका संरक्षण नहीं करते हैं तो हमारा मनुष्य जो भविष्य, मनुष्यों का भविष्य वो किस खतरे में जाएगा, कोई भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब देखिए भारत की बात करें, हर साल इसे कोई ना कोई अलग अलग चेयर रोटेट करती है। तो देखिए भारत ने 2018 में 45वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था और होस्ट किया था, और उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। ये कब हुआ था, 2018 की 45th यानी 45वें विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका अधिवेशन भारत ने ऑर्गेनाइज किया था, भारत की अध्यक्षता में। और इस वर्ष की थीम क्या है, इस वर्ष को होस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। कौन कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, राइट। और इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन, यानी भूमि को पुनः रिस्टोर करना, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी क्या है, जो हमने भूमि का क्षरण किया है उस भूमि को पुनः स्थापित करना। वही हम साथ बात कर रहे हैं डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, और ड्रॉट यानी पृथ्वी को इस तरह, हमारे पर्यावरण को इस तरह बनाना कि सूखे और मरुस्थलीकरण उससे हम निपट पाए। बात हम करें कि इसके लिए स्लोगन क्या दिया है, ये तो रही थीम की बात की, थीम जिसका नाम जो भी है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और स्लोगन क्या दिया गया इस साल के लिए, आवर लैंड आवर फ्यूचर, हमारी भूमि हमारा भविष्य, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन, यानी हमने जो, इसका मतलब क्या, थीम का मतलब समझिए, हैशटैग जनरेशन रिस्टोरेशन, यानी अब तक जो भी भूमि का कहीं ना क्षरण हुआ है, लैंड डिग्रेड हुआ है, उसको पुनः से रिस्टोर करने का ये इसका प्रयास, इसका स्लोगन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एग्री श्योर फंड। जो भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्री हैं, वो हैं मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उन्हीं के द्वारा क्या हुआ है, रिसेंटली एग्री श्योर फंड, एक प्रकार का फंड कोष स्टैब्लिश किया गया है। अब आपको बताना है इससे संबंधित कौन सा कथन सही है। तो पहले हम बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट है, इनिशियल कॉर्पस ऑफ द फंड इज ₹750 करोड़ फंडेड बाय द मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड एज वेल एज द प्राइवेट और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी प्रारंभिक कोष जो है वो कुल 750 करोड़ रुपए का होने वाला, और उसमें 3 पार्टियां, 3 पक्षों से पैसा आएगा। पहला तो है भारत का भारतीय सरकार, जिसे हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री, मंत्रालय से आएगा, दूसरा नाबार्ड से, तीसरा आएगा अन्य वित्तीय संस्थानों से, अदर बैंक से। देखिए एग्री श्योर फंड जब लॉन्च होने वाला था, इसके बारे में जुलाई के अंदर एक न्यूज आई थी, उस रिगार्डिंग हमने एग्री श्योर फंड को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप पीछे वाली क्लास में जाकर इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नैप वेंचर, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ नाबार्ड विल बी द फंड मैनेजर ऑफ द एग्री श्योर फंड। बिल्कुल नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, साई कंपनी का नाम है नैप वेंचर, ये एग्री श्योर फंड का
फंड को मैनेज करेगी, इसका प्रबंधन करेगी। बिल्कुल सही बात है ये हम उस क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ने वाले हैं। द फंड विल एनकरेज IT बेस्ड सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम कंसर्न विद दी एग्रीकल्चर, यानी कृषि संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए, उनको दूर करने के लिए ये फंड, ये जो कोष है IT आधारित यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित अलग अलग समाधानों को प्रोसेस करेगा। बिल्कुल करेगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी बचता है, दी ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी सभी कथन सत्य है या सही है। राइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट श्री शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च्ड एग्रीशोर फंड एट दी इन दी न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। और एग्रीशोर फंड का नाम क्या है? एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। एक प्रकार का इनोवेटिव नवाचार युक्त फंड है जो प्रमोट करेगा कृषि क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संस्था या हर व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य में संलग्न होना चाहता है वो IT बेस्ड सॉल्यूशन सरकार के सामने प्रेजेंट करे। क्लियर? तो अब ब्लेंडेड कैपिटल ऑफ ₹750 करोड़ सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी टू ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसे कहा गया है वैकल्पिक निवेश कोष। क्या कहा गया है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्लियर? ये सेबी के अंदर रजिस्टर्ड एक कैटेगरी 2 कंपनी है और इसमें कुल 250 करोड़ रुपए आएंगे भारत सरकार से, 250 करोड़, 250 करोड़ आएंगे नाबार्ड से, कुल हो गए 500 करोड़, और 250 करोड़ आएंगे फ्रॉम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल एज दी प्राइवेट इन्वेस्टर, यानी बैंक और बीमा कंपनियां और जो निजी निवेशक हैं उनके द्वारा फंड रेज किया जाएगा, यानी उनसे वित्त की उगाई की जाएगी। राइट? अच्छा, इसका फोकस क्या होगा? द फंड विल फोकस ऑन इनोवेटिव और इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना। आप सभी जानते हैं अगर हमारे पास पेस्ट मैनेजमेंट हो, हम ये पता लगा पाएंगे क्या इस मौसम में कितनी बारिश होने वाली इस मानसून में और किस प्रकार का पेस्ट वर्तमान में चल रहा है, उससे किस प्रकार बचा जाए। और जो जिसे हम कहते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, यानी सूक्ष्म स्तर पर फर्टिलाइजर का यूज करना, सूक्ष्म स्तर पर और बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में जल का उपयोग करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना है। द फार्म प्रोड्यूस वैल्यू चेन, यानी जो खेत से उत्पादित फसल है उसके मूल्य में संवर्धन करना। संवर्धन किस प्रकार करेंगे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर प्याज टमाटर की फसल उत्पादित होती है तो उसे किस प्रकार से लंबे समय तक हम उसको स्टोर कर पाए। अब ये कैसे हो सकता है? उसे जो फसल कटाई करने के बाद, ये तो हमने सिर्फ बात की पेरिशेबल आइटम की, ऐसे आइटम जो जल्दी खराब होते हैं। हम बात करें चावल की, सरसों की, गेहूं की, अनाज जो भी मोटा अनाज उसकी, उसमें क्या होता है कि लंबे समय तक हमें रिस्टोर करना, हमें इसे स्टोर करना है। हमारे पास एक क्या हो, वैल्यू एडिशन चेन हो, जिसमें क्या हो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, जिससे कि हम जो स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, वहां तक उसे लंबे टाइम तक स्टोर कर पाए विद दी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें क्रिएटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना। अब ये क्या होता है? देखिए, अगर हमारे पास किसानों के पास कम प्राइस पर, कम रेट पर अगर मशीनरी और इक्विपमेंट अवेलेबल है तो कम लेबर कॉस्ट पर भी वो प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर इस प्रकार के नवाचार होंगे तो क्या होगा? हमारे पास रोजगार की उपलब्धता रहेगी। साथ ही साथ सपोर्टिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसान उत्पादक संगठन। देखिए, आप सभी ने नाम सुना होगा स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप का। किसका? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें क्या होता है? देखिए, या तो पुरुष या महिलाएं अलग अलग बना सकते हैं, कुछ पुरुष कुछ महिलाएं मिलकर बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का? कि आपस में कुछ लोग मिलकर एक फंड रेज करते हैं, बारी बारी से किसी न किसी को उधार मिलता है पैसा, एक तरीका ये है। दूसरा है वो कुछ लोग मिलकर 10, 15, 20, 100 जो लोग मिलना चाहें मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, उसे कहते हैं, ये थीम, यही ऑब्जेक्टिव होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह का। सेम है जब बड़े बड़े किसान या छोटे किसान मिलकर एक संस्था बनाए तो ऑब्जेक्टिव क्या हो? उनके किसानों की जो फसल है उसे उचित मूल्य मिल सके, किसानों की फसलों को कम से कम नुकसान हो, चाहे वो वेदर से हो या आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करना। ये काम होता है एफपीओ का। तो द फंड विल आल्सो एनकरेज IT बेस्ड सॉल्यूशन, पढ़ चुके हैं, तकनीक आधारित समाधान प्रदान करना कृषि क्षेत्र में। अब नैप वेंचर क्या है? देखिए, नैप वेंचर एक हमारा नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और यही इस फंड को प्रबंधन करने वाली है। अब ये जो स्कीम है कब से कब तक रहेगी? 10 साल तक रहेगी। कब तक? इट विल बी इम्प्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स और इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 और मोर ईयर, यानी इस 10 साल के लिए लागू होगी योजना और इसको क्या, ये फंड को, और इसे बढ़ाकर 2 या 2 से 3 साल के लिए बढ़ा सकती है सरकार। अच्छा, जुलाई के अंदर क्या हुआ था? एक ग्रीनथॉन, यानी एग्रीश्योर ग्रीनथॉन, इसको लॉन्च किया गया था मुंबई के अंदर एक मीटिंग के दौरान, जब ये डिसाइड किया गया था कि सरकार के द्वारा एग्रीश्योर फंड रिलीज किया जाएगा।
अब ये नाम बता रहा है एग्रीश्योर, हम बढ़ चुके हैं इसके बारे में। ग्रीनेथॉन यानी होता है एक हैकेथॉन होती है, क्या होती है टर्म, हैकेथॉन। हैकेथॉन, अब ये क्या होता है हैकेथॉन? देखिए हम सभी जानते हैं, आप सभी अगर कंप्यूटर का मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हम सुनते हैं साइबर अटैक्स होने की खबरें सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं। यदि हम एक प्रकार का एग्जीबिशन करके, एक प्रकार की कंपटीशन करके ये पता लगा लें कि हमारा सिस्टम कहाँ, सिस्टम में क्या कमी है, उसे कहा जाता है साइबर अवेयरनेस, या उस कंप्यूटर को साइबर रूप से प्रिपेयर करना। हैकेथॉन का मतलब क्या होता है? हैकेथॉन एक कंपटीशन होता है, एक इवेंट होता है जिसमें अलग अलग डेवलपर्स को बुलाकर ये इंश्योर किया जाता है कि उनका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो रोबस्ट है कि नहीं है, और उनके द्वारा जो नवाचार दिए जाए उसको सरकार रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्रदान करती है। तो एक हुआ है एग्रीश्योर ग्रीनेथॉन, ये हुआ था मुंबई के अंदर जुलाई 2024 में इसको शुरुआत की गई थी। और इसके तहत जब ये फंड लॉन्च किया गया है तो 3 स्टार्टअप कंपनियां हैं, 3 स्टार्टअप है जिनके नाम है ग्रीन सैपियो, कृषि क्रांति और एम्ब्रोनिक्स। इन्हें अवार्ड दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा अवार्ड। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो इनको रिवॉर्ड देना कि इन्होंने कृषि क्षेत्र में नए नवाचार सजाए हैं, साथ ही साथ जो इन्होंने उत्पाद बनाए हैं, जो इन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसे क्या करना, वहां पर उपस्थित सभी जो दर्शक हैं, सभी स्पेक्टेटर्स हैं, उनके सामने शोकेस करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हम बात करें 13th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन फोरम IGCF इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी, यानी अंतरराष्ट्रीय सरकारी संचार मंत्र का 13वां संस्करण किस शहर में आयोजित हो रहा है? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विच इज शारजाह। राइट, यूएई में स्थित है शारजाह, और ये हो रहा है 13वां अंतरराष्ट्रीय 13वां अंतरराष्ट्रीय सरकारी संचार फोरम का मीटिंग। तो द 13th edition of the International Government Communication from Forum is kicked off in शारजाह, शारजाह के अंदर शुरुआत हुई। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एजाइल गवर्नमेंट्स एंड इनोवेटिव कम्युनिकेशन, यानी फुर्तीली सरकारें और नवाचारिक तो संचार। इट इज ऑर्गेनाइज बाय दी शारजाह गवर्नमेंट मीडिया ब्यूरो, ये मान ली इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान रखिए शारजाह ने खुद इसे ऑर्गेनाइज किया है। और ये कहाँ हो रहा है? एक्सपो सेंटर है शारजाह के अंदर, वहां हो रहा है। और वर्तमान में शाहजहां के सुल्तान कौन है? शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी, ये सुप्रीम रिलीजियस लीडर हैं, सुप्रीम काउंसिल मेंबर और रूलर हैं शाहजहां के सॉरी। राइट, ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस है जिसमें लगभग 250 अंतरराष्ट्रीय स्तर के अधिवक्त, इसमें जो स्पीकर्स हैं वो पार्टिसिपेट करने वक्ता भाग लेंगे। और इसमें कुल 18 एरियाज पर डिस्कशन किया जाएगा। क्लियर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए इसका नाम ही क्या है, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, यानी सरकार का जो संचार तंत्र, सरकारी संचार है, सरकार के साथ बातचीत उसको बढ़ाना, मतलब टू एनहेंस द रोल ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिकेशन इन बिल्डिंग रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सोसाइटी, यानी सस्टेनेबल सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए सरकार से किस प्रकार संवाद डेवलप किया जाए, और फॉर दी और एंड एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन इन डिजिटल। देखो सिंपल सी बात है, किस प्रकार से वर्तमान के डिजिटल युग में संचार के माध्यम से सरकार और जनता जुड़ी रहे, जिससे कि उनकी सारी योजनाएं सेवाएं जनता तक पहुंचे, ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट किस प्रकार से सिटीजन से कम्युनिकेट कर पाए। अब एक शब्द है भोखा साथी, शब्द नहीं, हम एक प्रकार एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इट इज अ व्हाट्सएप चैटबॉट इज डेवलप्ड बाय व्हिच स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भोखा साथी नामक व्हाट्सएप चैटबॉट किस राज्य प्रशासन के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड सिक्किम, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी विच इज नागालैंड। राइट, आगे हम बात करते हैं क्या ये द वोका साथी। साथी मतलब क्या है? स्मार्ट AI बेस्ड असिस्टेंट फॉर टाइमली हेल्प एंड इंटरफेस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक ऐसा चैटबॉट जो कि समय पर क्या कर पाए, सहायता कर पाए, और व्यक्ति और सरकार के मध्य एक इंटरफेस यानी एक ब्रिज का यानी सेतु का काम करे, ये इसका नाम है भोखा साथी का। क्लियर, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज क्या हुआ है, इसे दिया गया है वर्ष 2023-24 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के लिए इसे मिला है गोल्ड अवार्ड, और डेवलप किया इसे भोखा जिला प्रशासन के द्वारा, जो कहाँ स्थित है? नागालैंड के अंदर। इसकी कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, टाइमली असिस्टेंस, यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी समय पर कोई सेवा चाहिए उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ऑल्सो सर्व एज दी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी इतना आसान है कि कोई व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो उसे इसका यूज कर पाएगा।
नेक्स्ट है इजी एक्सेस टू वाइटल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, यानी सरकार के द्वारा जो सेवाएं, जो सर्विसेज, जो स्कीम्स लॉन्च की गई हैं उनके बारे में जानकारी इजीली मिल जाए उस उपभोक्ता को, उस उपयोगकर्ता को। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन थ्रू अ टू वे कम्युनिकेशन, यानी अगर हमें नागरिकों को, राज्य के नागरिकों को शिक्षित करना है किसी भी स्तर तक, तो उसके लिए करना पड़ेगा, हमें टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड करना पड़ेगा, यानी द्विमार्गी संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। उसके लिए एप्लीकेशन काफी हेल्पफुल रहेगा। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया है? तो द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट द 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी ई गवर्नेंस पर भारत का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। 27वां ई गवर्नेंस, ई सुशासन, ई शासन जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है मुंबई में, उसमें इसको नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस मुंबई के अंदर, उसमें नागालैंड को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, यानी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण किन देशों के बीच में आयोजित होता है? वरुण नाम का एक नौसैनिक अभ्यास है। आपको बताना है कि किन देशों के मध्य आयोजित होता है। देखिए जो नेवल एक्सरसाइज है या हम बात करें मिलिट्री एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास या सेना अभ्यास या वायुसेना अभ्यास, इनके बारे में मैंने सब कुछ डेटा पढ़ा है, कुछ आज पढ़ने वाले हैं, जो बचेगा उसे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो वो इंडिया यूएस है, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, भारत श्रीलंका नहीं है, भारत चीन भी नहीं है, भारत फ्रांस इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें भारत श्रीलंका की, तो देखिए दो अभ्यास करते हैं। पहला तो हम करते हैं मित्र शक्ति, क्या नाम है? मित्र शक्ति। ये तो है सेनाओं के मध्य, सेना का। और एक होता है स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, ये होता है नौसेनाओं के मध्य। किसके मध्य? नौसैनिक अभ्यास है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो है स्लिनेक्स। वही हम बात करें भारत और चीन की, तो भारत चीन के मध्य कौन सा होता है? इंडिया चीन के मध्य एक होता है हैंड इन हैंड। क्या होता है? हैंड इन, ये होता है कहां पर? भारत चीन के साथ होता है हैंड इन हैंड। और भारत और श्रीलंका के मध्य होता है मित्र शक्ति, जो दोनों सेनाओं के मध्य युद्धाभ्यास है। और स्लिनेक्स श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज जो है नौसैनिक युद्धाभ्यास है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारे भारत और यूएस के मध्य और भारत फ्रांस के मध्य जो हमारे पास अलग अलग मिलिट्री और नेवल और एयरफोर्स एक्सरसाइज हैं, उनके बारे में करते हैं डिस्कस। तो पहला इंडिया फ्रांस के बारे में बात करें। अभी न्यूज क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अभी क्या हो रहा है, 22वां वरुण एक्सरसाइज हो रहा है फ्रांस के अंदर। कौन सा? 22वां, 22nd एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज वरुण इज बीइंग हेल्ड इन दी फ्रांस। अब इसमें क्या होगा, भारतीय नेवी की ओर से P-8I यानी P-8I, वन तो नहीं, P-8I एयरक्राफ्ट है, वो भाग ले रहा है। और ये कहां पर लैंड किया है? एयरबेस 125 लिस्ट्रेस लेड ट्यूब के अंदर, जो कहां है? फ्रांस में स्थित है। और ध्यान रखिएगा P-8I एयरक्राफ्ट जो है पहली बार ऐसा है कि इसको यूरोप में इस्तेमाल हो रहा है। और ये कुल 22वां संस्करण है वरुण अभ्यास का। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 63 सालों में, 63 ईयर्स के अंदर ऐसा हुआ है कि भारत की ओर से एक एयरक्राफ्ट था, इंडियन नेवीज एलिज एयरक्राफ्ट। P-8I से पहले इंडियन नेवी का एलिज एयरक्राफ्ट था जो इसके अंदर भाग लेता था। और वो उसका एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था? INS विक्रांत था, जहां से वो उसके अंदर भाग लेता था। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे ये अभ्यास कहां हो रहा है। सो इट इज बीइंग हेल्ड एट दी मेडिटेरेनियन सी, हो चुका है भूमध्य सागर में 2 से 4 सितंबर के मध्य। आज हम पढ़ रहे हैं 5 सितंबर, तो युद्धाभ्यास हो चुका है 2 से 4 सितंबर तक। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो कि होता है भारत और फ्रांस के मध्य, जिसका नाम है वरुण अभ्यास। क्लियर? अच्छा, अब ये शुरुआत कब हुई है? इसकी शुरुआत होती है इन ईयर 1993, 1993 के अंदर वरुण युद्धाभ्यास की शुरुआत होती है। मतलब इसका नाम वरुण तो नहीं था, इसका नाम पहले था इंडियन फ्रेंच नेवी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, यानी भारत फ्रांस नौसैनिक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास। क्लियर? इसका नाम का शुरुआत 1993 में, लेकिन 2001 में आकर इसका नाम बदलता है वरुण नाम से। राइट? और तब से क्या हो रहा है, भारत और फ्रांस के मध्य जो रणनीतिक द्विपक्षीय रिश्ते हैं उनको मजबूत करता हुआ दिखता है थ्रू दी नेवल एक्सरसाइजेस। 2 अभ्यास हो रहे हैं, एक का नाम है शक्ति अभ्यास, जो होता है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य। एक है गरुड़, आप सभी जानते हैं गरुड़ के पक्षी, पक्षी का मतलब एयर फोर्स के बीच में होता है, वो होता है गरुड़। और शक्ति हमें दिखने को मिलती है आर्मी की। शक्ति किसकी दिखती है? आर्मी की और सेना की। और
गरुड़ 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 अभ्यास है एयरफोर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया यूएस के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है। तो पहली होती है मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखिए हम बात करें मालाबार में, तो इसमें वर्तमान में कुल 4 देश भाग लेते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन शुरुआत इसकी होती है ना, वो होती है 1992। 1992 के अंदर भारत और अमेरिका ने शुरुआत की थी, लेकिन 2015 में से ज्वाइन किया जापान ने, और 2020 में से ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज यानी मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और अमेरिका ने 1992 में शुरू 1992 में शुरू किया था, 2015 में जापान ज्वाइन करता है और 2020 में आता है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप बात करें तो चारों देश किसके मेंबर हैं? 4 आर मेंबर कंट्रीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी क्वाड के सदस्य देश हैं सारे। नेक्स्ट हम बात करें कोप इंडिया। कोप इंडिया क्या है? एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन दी एयरफोर्स। कोप भारत और अमेरिका के मध्य जो वायुसेना अभ्यास है वो कौन सा है? कोप कोप इंडिया। युद्धाभ्यास किसका है? आर्मी के बारे में, आर्मी से संबंधित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है युद्धाभ्यास। वज्र प्रहार किसके बीच में है? भारतीय और अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, आर्मी है, उनकी विशेष बलों के मध्य, यानी इट इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस। क्लियर? विशेष बल उनके मध्य होता है। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य। कोप इंडिया है दोनों की वायुसेनाओं के मध्य, और मालाबार है दोनों देशों की और साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य अभ्यास। अच्छा, कोई न्यूज निकल कर आ रही है इलेक्शन संबंधी श्रीलंका से। श्रीलंका से न्यूज ये आ रही है कि वहां पे होने वाले इलेक्शन चल रहे हैं अभी। क्लियर? वहां पे हो रहे हैं बैलेट पेपर से। किससे हो रहे हैं? बैलेट पेपर से इलेक्शन हो रहे हैं, राइट। देखिए भारत कितना आगे है कि हम ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक श्रीलंका के अंदर बैलेट का इस्तेमाल करें। तो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे जी। और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू दी यूनाइटेड नेशनल पार्टी, यानी यूएनपी से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा आप, यूएनपी इनकी पार्टी का नाम है। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और इनके पोजीशन यानी विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? वो थे सजिता प्रेमदासा। ये इनके वर्तमान में कंटेंडर यानी इनके प्रतिद्वंदी है इस चुनाव के अंदर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर दिनेश गुणवर्धना। कौन है? मिस्टर दिनेश गुणवर्धना। तो राष्ट्रपति वहां के वर्तमान रानिल विक्रमसिंघे जी हैं और अभी इलेक्शन चल रहे हैं। देखते हैं कौन बनते हैं वहां के राष्ट्रपति वर्तमान में, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री है मिस्टर दिनेश गुणवर्धना। अच्छा, एक चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल, CSAR, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका 2024 का एडिशन हुआ। आपको बताना है ये रिसेंटली कहाँ हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है, देखिए, माफ कीजिएगा, हाँ, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका एडिशन लेटेस्ट वर्जन हुआ है। अब आप बात करते हैं इसके बारे में। CSR क्या है? ये होगी यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर से वहां पर होने वाली है। कहां पर होने वाली है? इट विल बी हेल्ड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर फ्रांस में। वहां पर ये फ्राइडे से यानी कल से शुरुआत होने वाली है इसकी। और इसे कौन कर रहा है ऑर्गेनाइज? सो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, यानी भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं उनके द्वारा, और नेचुरल साइंस सेक्टर है यूनेस्को का, उसके द्वारा सम्मिलित रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो CSAR was conceptualized and launched as a शेरपा ट्रैक इनिशिएटिव। यानी ध्यान रखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था? G20 का समिट कहाँ? भारत के अंदर हुआ था। तो भारत की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि हमें एक क्या करना चाहिए? चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल, यानी हर देश के जो भी G20 मेंबर्स हैं उनके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनकी मीटिंग करनी चाहिए। और उसी के तत्वावधान के अंदर उसी को आगे बढ़ाते हुए यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में, और वहीं पर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसकी थीम क्या है? फोस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। यानी क्या मतलब क्या है? फोस्टरिंग ओपन यानी मुक्त विज्ञान को बढ़ावा देना, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री यानी ज्ञान की असमानता है उसे कम करना, कटौती करना, एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबल, यानी वैश्विक स्तर पर जो वैज्ञानिक सलाह है उसको बढ़ावा देना। ये इसकी मोटा मोटी थीम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सो इट विल बी को-चेयर्ड बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? मिस्टर
अजय कुमार सूद, प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूरे क्वेश्चन में क्या महत्वपूर्ण है? दो बातें, G20 की समिट होती है लास्ट ईयर भारत में, उसमें इसकी शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा जाता है, और वर्तमान में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रोफेसर अजय कुमार सूद। और इसके साथ ही करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एडीजी ऑफ द यूनेस्को नेचुरल साइंसेज, क्या नाम है? डॉक्टर लीडिया ब्रिटो। ये नाम भले याद ना रहे आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो क्या है भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, इनका नाम पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें पार्टनरशिप बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ब्रुनेई दारुसलाम। देखिए आप जानते हैं 3, 4 और 5 सितंबर को 3 दिनों की 3 दिवसीय 2 देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं। पहले गए ब्रुनेई के अंदर और उसके बाद गए सिंगापुर के अंदर। तो न्यूज वहीं से निकल कर आ रही है। 3 से 4 सितंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं कहाँ पर? ब्रुनेई दारुसलाम के अंदर, ब्रुनेई देश के अंदर। क्लियर? और ध्यान रखिएगा पिछले 40 वर्षों में जब से हमने ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं, उसके बाद से यानी 1984 में पहली बार हमारे द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए, उसके बाद से भारत की ओर से पहले प्रधानमंत्री जो कि वहां की यात्रा पर गए हैं। राइट? अब इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें ये हुआ है, निर्णय लिया गया है कि चेन्नई और बंदर फेरी बागवान एक शहर है ब्रुनेई का, उसके मध्य डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी यानी एक डायरेक्ट वायु सेवा संचालित की जाएगी। कहां पर? चेन्नई और बंदर फेरी बागवान के बीच में। राइट? इतना ही आपके काम का है। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने एक नया प्रयास किया है, ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम। साउथ अफ्रीका चाहता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर पर्यटकों की संख्या बढ़े, तो भारत और चीन से जो पर्यटक जाने वाले पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए नई योजना लॉन्च की, जिसका नाम है ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, TTOS। किसने की है? साउथ अफ्रीका ने। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां का जो पर्यटन क्षेत्र है, टूरिज्म सेक्टर है, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कब से लागू होगी? तो जनवरी 2025 से। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साउथ अफ्रीका ने इंप्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करें 17th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यानी एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के संबंध में 17वां अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड, ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखिए ये हुआ है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर। कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो, वेसोरास, ब्राजील के अंदर। कब से कब तक? 17 से 26 अगस्त तक। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय टीम को मिला है 5 मेडल, 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल। क्लियर? आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये जो इंटरनेशनल ओलंपियाड है एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का, ये कहाँ हुआ है? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर, और भारत को मिले 5 मेडल, 1 गोल्ड 4 सिल्वर। नेक्स्ट हम बात करें डेफ शूटिंग चैंपियनशिप, यानी जो हमारे बधिर व्यक्ति होते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति सुन नहीं सकते, बहरे लोग, उनका हुआ है शूटिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ हुआ है? हैनोवर, जर्मनी के अंदर। जर्मनी में हुआ है हाल ही में। भारत को मिले हैं 4 मेडल, जिसमें अनुया प्रसाद को मिला है गोल्ड मेडल मिला है इन दी विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है? कहाँ हुआ है? जो हमारे बधिर व्यक्ति हैं जो सुन नहीं सकते, उनका एक शूटिंग चैंपियनशिप जर्मनी के हैनोवर में हुआ। भारत को मिला 4 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, और उसमें अनुया प्रसाद जी हैं, उन्हें मिला है गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है हिमांशु टोकास या टोकास, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है एट दी एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप, जो हुआ है साउथ कोरिया के अंदर। कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया के मुंगयांग शहर के अंदर हुआ है। और इन्होंने महिलाओं का 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्या जीता है? जूडो चैंपियनशिप जीता है, जो कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया के अंदर। और ये कौन है? हिमांशु टोकस। राइट? नेक्स्ट हम न्यूज की बात करते हैं वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यानी ऐसे खिलाड़ी जिनकी 20 वर्ष से आयु कम है वो इस कंपटीशन के अंदर भाग लेते हैं। तो इन द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, आरती है हमारी भारतीय खिलाड़ी है आरती, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। किसके अंदर, किस इवेंट में? विमेंस 10,000 मीटर रेस वॉक, यानी 10 किलोमीटर की जो रेस वॉक है, इस इवेंट में इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ये कहाँ हुई थी? पेरू की राजधानी लीमा के अंदर। पेरू क्या है? एक दक्षिण अमेरिकी देश है। राइट? और यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा देश है, कौन सा है? पेरू कोस्ट। अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे लंबा देश कौन सा है? पेरू है। और इस देश के अंदर हुआ है वर्ल्ड
अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और इसके अंदर भारत की ओर से भारतीय खिलाड़ी आरती उन्होंने जीता 10,000 मीटर रेस वॉक चैंपियनशिप, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है पेरिस पैरालंपिक गेम्स। देखिए हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट इसमें अभी फिगर सामने आ रहा है कि लगभग 4,400 पैरालंपिक खिलाड़ी ही इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी बाय दी फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। इसमें कुल 167 कंट्रीज यानी 167 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, और भारत की ओर से 84 पैरालंपिक प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन ओपनिंग इवेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 52 प्लेयर्स के द्वारा 52 खिलाड़ियों ने ही भाग लिया है ओपनिंग सेरेमनी के अंदर, क्योंकि कुछ के कॉम्पिटिशन नेक्स्ट डे होने वाले थे। और भारत की ओर से इसमें कुल स्पोर्टिंग इवेंट कितने? कुल खेल 22 खेल हैं, और उसमें से हम भाग ले रहे हैं किसके अंदर? सिर्फ 12 स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर 12 खेलों में भाग ले रहे हैं, और इसका समापन होगा 9 सितंबर को विद दी क्लोजिंग सेरेमनी। अच्छा, अब एक न्यूज आ रही है, 4 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। देखिए क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जो सेसेशनिस्ट ग्रुप हैं उनके मध्य, भारत सरकार के मध्य और वहां की सरकार के द्वारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे कि वहां पर शांति स्थिरता शांति स्थापित कर सकें। तो 4 पार्टी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट एज वेल एज द 2 फ्रंट। का नाम है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा का फ्रंट है, त्रिपुरा समूह है, एक रेडिकल ग्रुप है NLFT उसके मध्य, साथ ही साथ ओल्ड त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के मध्य 4 पार्टीज हैं, 2 तो ग्रुप्स हैं, एक भारत सरकार और एक त्रिपुरा गवर्नमेंट के मध्य हुआ है। और ये इसलिए किया गया है बिकॉज आप जानते हैं वहां कहीं इंसर्जेंसी होती है, उनको खत्म करने के लिए, और इसी के लिए 250 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज इसमें रिलीज किया गया है, ताकि जो जिन लोगों ने सरेंडर किया है, अब तक ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने इसके अंदर सरेंडर कर दिया है, और उनके रीहैब करने के लिए सरकार ने 250 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज रिलीज किया है। इससे पहले क्या हुआ था, इन द ईयर 2019 एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट हुआ, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द सेंटर, स्टेट एज वेल एज दी NLFT। NLFT क्या है? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसका एक सेक्शन था, उसके मध्य नई दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इसमें सरेंडर किया है। सरकार का कहना है कि 2015 में एक AFSPA कानून है, क्या नाम है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट, इसको 2015 में त्रिपुरा से अलग कर लिया गया, हटा दिया गया, जिसका मतलब है कि वहां पर सभी के, जिसका उद्देश्य सभी के लिए यहाँ पे शांति स्थिरता शांति स्थापित करना। अच्छा, त्रिपुरा की बात करें तो ये कब से हो रही इंसर्जेंसीज? ये हो रही है 1967 से, 1967 से इस प्रकार के इंसर्जेंट ग्रुप देखने को मिले हैं, और मेनली जो हुआ था ये हुआ था सेंक्राक, एक ग्रुप था सेंक्राक, उसके द्वारा शुरुआत की गई थी, और धीरे धीरे 1980 के दशक में आते आते NLFT और ATTF ये इस प्रकार के समूह संगठन भी बन चुके थे। ये कुछ अकॉर्ड दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट हमारे पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप चाहें कि पहले कौन कौन से अकॉर्ड हुए तो ध्यान रखिएगा। एक है 2020 का बोरो अकॉर्ड, एक कार्बी एंग्लोंग पीस अकॉर्ड है जो असम के अंदर हुआ था, और थर्ड जो हुआ था उल्फा अकॉर्ड 2023। ये आपके लिए 3 बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वर्तमान में त्रिपुरा के CM कौन है? तो मिस्टर श्री मणिक साहा जी हैं वर्तमान में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की इस न्यूज से। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटरी पोर्टल की। आप सभी कहीं ना कहीं परिचित होंगे कि नोटरी क्या होता है, स्टैम्प पेपर पर जो ऑथराइज करता है वकील, उसे कहते हैं नोटरी। तो अर्जुन राम मेघवाल जी वर्तमान में कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडिपेंडेंट, यानी इन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है नोटरी पोर्टल। इसके बाद क्या होगा, किसी को भी फिजिकल फॉर्मेट में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और वो एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपने नोटरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे क्या बचेगा? टाइम बचेगा और कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। राइट, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला है टाइफून यागी, यानी यागी चक्रवात आपको कहाँ देखने को मिला है? अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है कि टाइफून यानी चक्रवात अगर आते हैं तो उन्हें टाइफून किस रीजन में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हम कहते हैं पैसिफिक ओशन के अंदर। कहां पर? पैसिफिक ओशन में कहा जाता है टाइफून। भारत में कहते हैं चक्रवात, साइक्लोन। तो आप बताइए टाइफून यागी ने किस कंट्री को हिट किया है रिसेंटली? सेकंड है व्हिच स्टेट हैज पास्ड एंटी रेप बिल रिसेंटली, यानी आप सभी एक विभत्स घटना से परिचित होंगे, रेप से संबंधित। उस चीज को दूर करने के लिए, उन घटनाओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा बिल लाया गया। आपको बताना है किस गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल पेश किया गया, पास किया गया। चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।